बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत को मौसूफ ये जो है तिगड़म है, आइन शिकन और फसादी तिगड़म, एक मरतबा फिर धोखा देने के चक्कर में है। दुआ करनी चाहिए और उम्मीद भी है कि शहबाज शरीफ इस मरतबा धोखे में नहीं आएंगे। ये धोखा बड़ा मल्टीपल है। जो ये डंक मारने से ये लोग बाज नहीं आएंगे। सिर्फ ये है कि घेरा तंग हो गया है, इसलिए ये बीच में इन्होंने फिर एक विचोले को डाला है और हुकूमत से सुलह की कोशिशें शुरू की हैं, जो कि टोटल फराड है, धोखा है। और दूसरा नाज़रीन, बहुत आला सतह पर कुछ फ़ैसले हुए हैं जिनकी बुनियाद ऐसी इतलात हैं कि जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनांचे फ़ैसले हुए हैं कि ये जो PTI के नाम से एक गंदा नाला पाकिस्तानी माशरे में, समाज में गलाज़त फैला रहा है, तफ़्फ़ुन फैला रहा है, उसको अब हतमी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और इमरान खान की यानी शैतान आज़म की गिरफ़्तारी जो है उसका भी हतमी फ़ैसला हो गया है। ये गिरफ़्तारी कब होगी, ये एक अपने टाइम टेबल के हिसाब से होगा और इस मरतबा ये इंतज़ाम किया जाएगा कि इसको बचने नहीं दिया जाएगा। इसकी गिरफ़्तारी के लिए कौन से अवामल थे जो सामने आए हैं और इनमें कुछ वो जाली सर्वे रिपोर्टों का भी जिक्र करना है, वो भी अर्ज़ करता हूँ। और फिर इसके अलावा कुछ फ़ैसले और भी हुए हैं जिनमें अदलिया के अंदर मज़ीद इस्लाहात की जाएंगी। ये पॉइंट पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको इकट्ठे इस पर बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि अब हुकूमत को ट्रैप किया जा रहा है और उस विचोले को फिर बीच में डाल लिया गया है जिसने माजी में एक शहबाज शरीफ से बहुत बड़ा बलंडर कराया था। आपको याद होगा पिछले साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजों की तकरीरी के मसले पर ये तिगड़म साजिशी तिगड़म के हाथ पांव बंध गए थे और वो कुछ करने के काबिल नहीं रहे थे। इस पर तिगड़म ने एक चाल चली और शहबाज शरीफ को एक जामन के ज़रिए, एक विचोले के ज़रिए सुलह का पैगाम पहुँचाया गया और ज़मानतें दी गई, वादे किए गए कि आइंदा फ़ैसले आइन, कानून और मेरिट पर होंगे। साजिश का एलिमेंट नहीं शामिल किया जाएगा, इमरान खान की सहूलतकारी नहीं की जाएगी, सिर्फ आइन और कानून को देखा जाएगा। शहबाज शरीफ इस ट्रैप में आ गए और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हिम्मत के मामले में बड़े कमज़ोर है। एक मिनट में वो हिम्मत हार देते हैं। अगर काबीना ना होती, PDM ना होती, दूसरी पार्टियां ना होती, तो शहबाज शरीफ बहुत सारे मामलात पर इन्होंने इस तरह के फ़ैसले करने थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो उस तरह के फ़ैसले नहीं कर सके। उनको हिम्मत बधाई जाती रही। तो उस फ़ैसले के कितने नुकसानात हुए। अगर उस वक्त जुडिशल काउंसिल के फ़ैसले पर अमल किया जाता और जजों की तकरीरी मेरिट पर की जाती, इमरानडू जज ना लाए जाते, तो उसके बाद ये सारे मसले ना पैदा होते जो बाद में पैदा हुए और जिन्होंने मुल्क की ईंट से ईंट पजा दी। तो अब सूरत हाल आपके सामने है कि ये शेर रुकनी तिगड़म को पता चल गया है कि ज़ाहिर है अब कुछ हालात ऐसे हैं कि उनके ऊपर ना फैज़ का साया है, ना बिजू बाजवे का साया है और दूसरे सोते भी हैं जो साजिश के, वो भी सूखते जा रहे हैं, खुश्क पड़ते जा रहे हैं। तो हुकूमत ने घेरा तंग किया, रियासत से टकराने का अंजाम भी इन्हें पता है। तो चुनांचे इन्होंने फिर उस विचोले को बीच में डाला है और कहा है कि आप ये कानून साजी न करें, आप ये भी न करें, आप वो भी न करें, आप रेफरेंस भी ना लाएं। ये बाकायदा कहा गया है कि रेफरेंस लाने का जो इरादा है उसको आप ऐलान करें कि हम रेफरेंस नहीं लाएंगे। यानी हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी बयान में या किसी इंटरव्यू में ये ऐलान कर दे कि हमारा इन 3 जजों के ख़िलाफ़ या 4 जज है, 4 जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने का कोई इरादा नहीं है, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। ये शहबाज शरीफ से तकाज़ा किया गया है कि आप बस ये ऐलान कर दें तो बाकी हम आपके लिए मामलात सीधे कर देंगे और कई गलतियाँ अंडू कर देंगे। ये झूठ है, ये फ्रॉड है। इनको वो तख्ता चाहिए जिस पर पाँव रखकर ये उस भंवर से बचने की कोशिश कर सके जो इनको अपनी लपेट में लेने वाला है। और उसके बाद फिर ये वही करेंगे। ये सारे डंक जो इन्होंने मारने हैं ये सारे मारेंगे। ये तौहीन अदालत का झगड़ा खड़ा करके हुकूमत को भी नाअहल करेंगे और सब कुछ करेंगे जो कि इमरान खान को वापस लाने के लिए इनका एक जहन के अंदर खाका बना हुआ है, जो अगरचे बसूरत दीगर भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन शहबाज शरीफ अगर इस मौके पर भी ट्रैप में आ गए तो फिर मुश्किलात का जो दौर अब ख़त्म होने वाला है वो फिर नए सिरे से शुरू हो जाएगा। फिर एक नई जंग लड़नी पड़ेगी, फिर नए तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे।
تو اب مسلم لیگی حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ کم سے کم شہباز شریف سے ملیں اور ان سے کہیں کہ براہ کرم اس مرتبہ آپ نے دھوکے میں نہیں آنا اور ضامن کو کہہ دینا ہے کہ بھی پچھلی مرتبہ کی ضمانت کا کیا حال ہوا، اس کی پہلے نفع نقصان کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں دکھاؤ، پھر اگلی ضمانت کی بات کرو۔ تو بہرحال حکومت نے کچھ فیصلے اور بھی کیے ہیں، توہین عدالت کے کیس کے حوالے سے، توہین عدالت کے قانون کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا گیا۔ اس بارے میں بھی مشترکہ اجلاس میں، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی متوقع ہے 1، 2 یا 3 دنوں کے اندر اندر، اور یہ چیز بھی نوٹ کی گئی اعلیٰ سطح پر، حکومت کے علاوہ بھی اعلیٰ سطح پر، کہ عدلیہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس چلنے ہی نہیں دے رہی۔ کیس کی تاریخ پہ تاریخ آتی ہے، ضمانت پر ضمانت ہوتی ہے، گرفتاری نہیں ہونے دی جاتی، معاملہ تفتیش کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں مل رہی، یہاں تک عدالت کی طرف سے حکم آتے ہیں کہ اس کیس کی تفتیش روک دی جائے۔ پختونخوا میں کرپشن کے سب سے زیادہ کیس جو نیب نے چلائے اور دوسرے چلائے، ان سب پر سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹس کا سٹے آرڈر موجود ہے کہ اس کیس کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے، اس کیس کو نہیں چلا سکتے۔ ایسا دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے کہ کسی کیس کی تفتیش ہی روک دی جائے۔ طلبی وارنٹ گرفتاری روکنا تو چلیے ایک بات ہے، وہ بھی اگرچہ غلط ہو رہا ہے، لیکن چلیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ یہاں تو سٹے آرڈر ہے کہ اس کیس کو آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ اس کیس میں 1 خرب کی کرپشن ہوئی ہے یا 10 خرب کی کرپشن ہوئی ہے، آپ اس کیس کو چلا ہی نہیں سکتے۔ وہ تفتیش کاروں کو روک دیا جاتا ہے، نیب کو روک دیا جاتا ہے کہ یہ کیس نہیں چلے گا۔ یہاں تک یہ چیزیں ساری نوٹ کی گئی ہیں، اور حال ہی میں جو شواہد آئے ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے تو بے حساب مواد سامنے آیا ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی کے ایک ایک ایم این اے نے، ایک ایک وزیر نے اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک چوہیا جو ہے جنوبی پنجاب کی، وہ زرتاج گل اور اس کا خامد، ان دونوں پر بھاری پیمانے پر کروڑوں روپے کے حساب سے کک بیکس اور رشوت لیے جانے کے ثبوت حکومت کے پاس آ گئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ترقیاتی اسکیموں میں 10% کمیشن ایک لیا اور دوسرے فنڈ جو تھے وہ بھی خرد برد کیے۔ اور یہ وہی زرتاج گل ہے ناظرین جس نے جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو اس نے بار کونسلوں کو خریدنے کے لیے چیک جاری کیے تھے، تو جو اس علاقے کی بار کو جو چیک وصول ہوا تو وہ زرتاج گل نے بار کے صدر سے کہا کہ اس چیک کی آدھی رقم ہمیں دو، تب میں یہ چیک تمہیں دوں گی، ورنہ تمہیں چیک ہی نہیں دوں گی۔ یعنی ان کی کرپشن کا یہ حالت، عثمان بزدار کی کرپشن آ رہی ہے، ان کے وزیروں کے وہ جو معاملے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ سارے کیس صرف اس لیے نہیں چل رہے کہ سب کو پتہ ہے کہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ عدلیہ اس کیس کو شروع میں ہی دبا دے گی، مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دے گی یا سٹے آرڈر دے دے گی یا چلنے نہیں دے گی۔ چنانچہ پہلے اب کچھ ضروری قانون سازیاں کی جائیں گی جن کے بعد ان کا گھیرا تنگ ہوگا، اور گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ کل بھی لاہور سے کوئی ایک کاظمی نام کا دہشت گرد پکڑا گیا ہے جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کی مہم چلا رہا تھا۔ اس کے نیکسس میں اس کے جو، کیونکہ انہوں نے جو عمران خان نے جو ٹیمیں تشکیل دی ہیں ان میں 3 4 5 ایم این اے ہوتے ہیں، تو اس کاظمی کے گینگ میں کے پیچھے 3 یا 4 ایم این اے بھی تھے، یعنی جو مستعفی ہو چکے ہیں، استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ بھی ان کے گینگ میں شامل تھے۔ تو اس نے بھی کچھ سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ وہ پختونخوا کا جو ان کا سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے اس نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں، اس کو تو خیر رہا کر دیا گیا ہے، یہ کاظمی کو بھی رہا نہیں کیا گیا۔ اس نے کچھ زیادہ ہی تفصیلات دی، اور زیادہ تفصیلات سے یاد آیا کہ علی امین گنڈا پور نے بھی بہت ساری باتیں بتا دی ہیں، اور ان کے دہشت گردوں کے ساتھ جو پی ٹی اے کے رابطے ہیں ان کی بھی اس نے کافی قیمتی قسم کی معلومات دی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا کیا کچھ طے ہوا ہے۔ اور ٹی ٹی پی آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کا جو آن لائن میگزین ہے اس میں اس نے ان کارکنوں کی تصویریں جاری کی ہیں جو زمان پارک آپریشن میں یا تو گرفتار کر لیے گئے یا پولیس سے تصادم میں وہ زخمی ہوئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے کارکن زمان پارک میں کیا کر رہے تھے، زمان پارک کا ٹی ٹی پی سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ چیزیں ساری اسٹیبلش ہو رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ خود انہی کی وجہ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ اس میں کریڈٹ تفتیش کاروں کو جاتا ہے جنہوں نے تفتیش کی، انٹیلیجنس اکٹھی کی، ثبوت اکٹھے کیے، اور کچھ ان لوگوں نے خود ہی بہت کچھ بک دیا ہے۔ تو یہ چیزیں اعلیٰ سطح پر سامنے آئی ہے کہ ٹی ٹی پی سے رابطے اور ٹی ٹی پی کی ملی بھگت سے جو سازشیں بنی جا رہی ہیں ان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ان میں پاکستان کے بہت سارے سیاستدانوں کو، جن میں جیتنے والے قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے امیدوار زیادہ تر قومی اسمبلی کے ہیں،
कौमी असम्बली के जीत सकने वाले उम्मीदवारों की टारगेट किलिंग, जिसकी मंजूरी ज़ाहिर है कि इमरान खान ने दी होगी, इसके अलावा तो कुछ दे नहीं सकता, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है, उन पर इम्प्लीमेंट करने का, उनको टारगेट करके मारने का जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, वो टीटीपी ने बनाया है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी एक टीटीपी का आदमी जो अफ़गान निजाद है, यानी वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो भी पकड़ा गया है। कुछ चीज़ें उसने भी बताई हैं। एक तो ये चीज़ें सारी इनके सामने आ गई हैं। दूसरी, लंदन और अमेरिका में, ख़ास तौर पर लंदन में जो मुहिम चल रही है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ पीटीआई की तरफ से, उसमें ये शवाहद सामने आए हैं कि उनके जुलूसों में और उनके पीछे फंड्स में बीजेपी के लोग शामिल हैं। हिंदू, मुसलमान नहीं, हिंदू। बीजेपी में, इंडिया के बीजेपी में आपको इल्म है कि कुछ मुसलमान भी इसमें शामिल हैं, और ज़ाहिर है इसकी कई वजूहात होती हैं कि एक मुसलमान समझता है कि अगर मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊँगा तो शायद मेरी किसी फसादात में बचत हो जाए, मेरी जान बच जाए, कुछ वो सोचते हैं तो उस तरह वो ले लेते हैं। तो उनको तो हम कुछ रियायती नंबर दे सकते हैं, लेकिन वो जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो इमरान खान की इस कैंपेन में लंदन में हिस्सा ले रहे हैं और फंडिंग भी कर रहे हैं। और जो यहूदी नेक्सस है वो तो अपनी जगह काम कर ही रहा है। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत तशवीशनाक है। चलिए, यहूदी और अमरीकी नेक्सस के बारे में एक आलमी सतह की वो जो पेचीदगियाँ और बारीकियाँ होती हैं, उनसे बच बचा कर चलना होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तानी निजात बाशिंदा भारत की बीजेपी से, आरएसएस के कारंदों से मिलकर साजिश करे तो उससे फिर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें आदिल राजा भी शामिल है, जो रा का बाकायदा पेड एजेंट है, जिसको महीने के 25 लाख रुपए रा देती है, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। उस प्रोपेगेंडे की नोयत झूठ होती है, लेकिन ये झूठ बड़ा ख़तरनाक है। मसलन जब आप ये मुसलसल एक फ़िक्रा, एक पॉइंट लेकर चलें कि फ़ौज के अंदर बगावत होने वाली है, फ़ौज के अंदर बगावत होने वाली है, इतने ब्रिगेडियर मिल गए, बगावत करने के लिए तैयार हो गए, इतने कर्नल बगावत के लिए तैयार हो गए, ये 100% झूठ है। लेकिन जब ये चीज़ बार बार चलेगी, बहुत सारे ज़राए से, बहुत सारे मुंह से ये बात आपको सुनने में मिलेगी, तो फ़ौज के अंदर एक बेचैनी, एक इज़्तिराब, एक परेशानी की सूरत हाल ज़रूर पैदा होगी। एक आम फ़ौजी जूनियर दर्जे का जो अफसर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इसमें ये बात इसमें कितनी सच है, कितना झूठ है। ज़ाहिर है उसको अब वो आर्मी चीफ साहब जो है वो फर्दन बुला कर तो ये कहने से रहे कि फ़िक्र ना करो, ये सब झूठ है, 100% झूठ है। लेकिन वो आदिल राजा इंडिया की राह के साथ मिलकर फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो कैंपेन चला रहा है, उसका मरकज़ी नुक्ता ये है कि फ़ौज के अंदर बगावत की ख़बरों को इतना ज़्यादा फैलाओ और इतना ज़्यादा झूठ बोलो कि एक कन्फ्यूजन की फ़ज़ा हर तरफ, हर हलके में, हर जगह पर पैदा हो जाए। और यकीन कीजिए कि सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा होता है वो चाहे देर पा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ वक्त के लिए वो मनफी असर कर सकता है। तो एक चीज़ ये सामने आई है। और दूसरा, फिर इमरान खान के हवाले से ये जो खबरें आ रही हैं, उसका अपना बयान आया कि अगर इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। अब इस बयान के दो मतलब समझ लीजिए। एक मतलब तो ये है, इसका बड़ा क्लियर कट कि उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये 3 रुकनी साजिशी बेंच उसकी ज़्यादा देर मदद नहीं कर सकता, और ये हकीकत है, ये हकीकत उसको समझ में आ गई, इसलिए उसने धमकी दी है। और दूसरा ये है कि उसे अब इसके पास जो आखिरी कार्ड है वो यही धमकी है कि अब मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, क्योंकि इसने पिछले दिनों में जो राब्ते करके, मिन्नत तरले करके मुज़ाकरात का डोल डालने का जो बंदोबस्त किया था वो कामयाब नहीं हो सका और इसे मनफी जवाब मिला है। तो अब इसके पास इस धमकी को देने के लिए धमकी को देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं रहा। तो नाज़रीन, इसमें भी सब ने मुतल्लिका हलकों ने सर्वे करा ली हैं, रिपोर्टें करा ली, और सब ये रिपोर्टें वही हैं जो मैंने आपसे कहा था कि ये आदमी, ये पार्टी सड़कों पर नहीं आ सकती। देखिए, इमरान खान खुद एक जलसे में आता है तो उसको देखने के लिए एक बड़ी तादाद जमा हो जाती है, इसमें कुछ शक नहीं। अगरचे ये बड़ी तादाद माजी की बड़ी तादाद के मुकाबले में कम है, यानी वो कम हो रही है, लेकिन उस एक जलसे के सिवा जो इमरान खान खुद करे, ये पार्टी पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह सड़कों पर आने की पोजीशन में नहीं है। ये कोई बड़ा जलसा करने की पोजीशन में नहीं है, ये कोई काबिल ज़िक्र जुलूस निकालने की पोजीशन में नहीं है। इस चीज़ को बार बार आपने देखा है। इसने इक़्तिदार से बरतरफी के बाद कम से कम 20 मरतबा ऐसे काले दिए हैं कि आज आपने सड़कों पर आना है, आज आपने यौम तशक्कुर मनाना है, आपने आज इन्हें फ़लाँ दिन मनाना है, आज आपने फ़लाँ दिन मनाना है। गनीमत है कि कल यौम चपेट था, उस पर उसने कॉल नहीं दी कि यौम चपेट पर भी आपने बाहर निकलना है।
तो इसने 20 मरतबा गाली दी और 20 की 20 मरतबा आपने देखा कि 600-700 का हजूम लाहौर के उस लिबर्टी चौक में, 250-300 का हजूम कराची में, 300-400 का हजूम इस्लामाबाद में और 100-150 का हजूम पेशावर में। इसके अलावा अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला बाकी कहीं PTI निकली तो उस गली के लोगों को भी नहीं पता चलता कि जहाँ कुछ निकला है। कि एक गली में अगर किसी चौक पर खड़े होकर, किसी सड़क की चौक पर खड़े होकर 6 या 7 आदमी बैनर लेकर मुजाहरा करें तो खुद आप सोच लें कि उस मोहल्ले में, उस आबादी में, उस लोकेलिटी में कितने लोग इसको मालूम कर सकते हैं कि यहाँ इतने लोग निकले। बहुत सारे लोगों को तो खबर ही नहीं होती, वो तो फिर जब उन्हें सोशल मीडिया पर देखते हैं तो पता चला कि हाँ जी हमारे इलाके में भी 5 लोग निकले थे। तो ये तो क्लियर है, इस बारे में आप अपना शक दूर कर लें। इदारों के शक दूर हो गए, हुकूमत का शक दूर हो गया कि ये सड़कों पर नहीं ला सकता लोगों को, ना इसकी पार्टी में हिम्मत है और ये मार भी नहीं खाते। आपने गंडापुर का हाल देख लिया, वो रूहान सा होकर बैठा हुआ था, ये 2 दिन में रोने लग जाते हैं। सिर्फ चंद साल पहले आप देखिए PTI के दौर में मुस्लिम लीग के और फिर पीपल्स पार्टी के और फिर JUI के 3 जमातों के लोग बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए। सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग के, फिर पीपल्स पार्टी के, फिर JUI के। उनमें से किसी को आपने रोते हुए देखा, जबकि हालत ये थी कि अदालतें इनकी 1-1 साल तक ज़मानत नहीं लेती थी। वो खुर्शीद शाह तो पता नहीं 2 साल 3 साल जेल में रहे। यानी वो जज साहबान जो हैं वो इनकी ज़मानत का जो कागज़ था वो अपनी दराज में रख कर ताला लगा देते थे, उसकी समाअत की बारी नहीं आती थी। 2-2 साल, 3-3 साल, 1-1 साल वो लोग जेलों में रहे। उन्हें टार्चर भी किया गया, उन्हें जहर देकर हिलाक करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो जब रिहा हुए तो उनमें से एक भी रोता हुआ नहीं देखा गया। सब मुस्कुराते हुए, विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर निकले और बाहर आकर उन्होंने TV प्रोग्रामों में शिरकत की और ये रोना नहीं रोया कि जेल में हमें मारा गया या हमें ये सहूलियात नहीं दी गई, हमें पानी नहीं दिया गया, हमें सोने की इजाज़त नहीं थी, सारी रात बल्ब जलते रहते थे, शोर बरपा था, धमकियाँ दी जाती थी, चूहे मच्छर खटमल सब छोड़े जाते थे। कुछ नहीं कहा उन्होंने और इस बात को पी गए। तो ये जो है इनका जो भी पकड़ा जाता है वो अगला दिन रोने लगता है। अब अली अमीन गंडापुर जो है वो जेल में रोया है, तफ्तीशकारों के सामने रोया है और यहाँ तक उसने कहा है कि खुदा के लिए मुझे जेल से निकालो, मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी है, कोई मैदे की बीमारी इसने बताई, गैस्ट्रिक है या क्या बीमारी जिसकी वजह से मैं जेल में नहीं रह सकता। गैस्ट्रिक की बीमारी तो होती है लेकिन उसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं कि उसका मरीज़ जेल में रह सकता है कि नहीं रह सकता। पता नहीं कौन सी बीमारी है जिसको गैस्ट्रिक कह रहा हो, शायद बवासीर को इसने गैस्ट्रिक का नाम दे दिया, वल्लाह आलम। ये मैं जेल में नहीं रह सकता। कोई सियासी कैदी आपने तारीख में सुना है जिसने ये कहा हो कि चूँकि मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए। ये सारे के सारे इनकी यही हालत है। वो शहबाज गुल के ड्रामे आपने देख रहे हैं कि पता नहीं उसे सांस की, दमे की, कौन कौन सी बीमारी हो गई और जब वो बाहर आया तो पता चला कि कोई बीमारी थी नहीं, सिर्फ रोने की बीमारी थी, सिर्फ रोने की बीमारी। और भी जो पकड़े गए वो आपने मंजर देखा है। तो चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने फिर वो मकबूलियत का ड्रामा भी देख लिया है। पता ये चला कि जितने सर्वे आ रहे हैं ये PTI की खातून है हुमा नाम की और एक है उसकी वो फ्राडन साथी अंदलीब अब्बास, ये दोनों मिलकर जाली घर पे ये टेबल पर बैठकर सर्वे बनाते हैं और उस सर्वे में दिखाते हैं कि 55% के 56% लोग जो है इमरान खान के हामी हैं। पहले शुक्र है कि पहले इनका जो सर्वे आते रहे आज से 3-4-6 महीने पहले तक, उनमें इमरान खान की मकबूलियत 85% थी। फिर किसी ने जूते मारे होंगे कि गधे के बच्चों इतनी मकबूलियत दिखाओगे तो कौन एतबार करेगा। तो फिर ये 85-86% से कम होकर अब इन्होंने इमरान खान की मकबूलियत खुद ही एहतियातन वो 95% कर दी है। वो मुझे लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक नाबीना मौलवी साहब थे किसी गांव में, ये उस ज़माने की बात है जब मोबाइल फ़ोन, घड़ियां वगैरह, तारीख, कैलेंडर हर गांव में नहीं होते थे। तो लोग, कोई गांव का बड़ा होता था जो चाँद की तारीख़ों का हिसाब रखता था और लोग उससे आकर पूछते थे कि मौलवी साहब आज क्या तारीख़ है। तो उस गांव में वो मौलवी साहब थे, वो नाबीना, उन्होंने तारीख़ का हिसाब ये रखा हुआ था कि एक घड़ा उनके पास था और उनकी एक बकरी थी। तो वो उस बकरी की एक मेंगनी उठाते और चाँद की पहली तारीख को उस मटके में डाल देते, घड़े में डाल देते। अगले दिन एक और डाल देते, अगले दिन और डाल देते। इस तरह हर तारीख के साथ वो गिनती पूरी होती रहती। तो कोई तारीख पूछने आता तो वो मौलवी साहब नबीना जो हाफिज़ साहब थे वो घड़े में हाथ डालते, मुट्ठी में सारी वो मेंगनियाँ उठाते, उनको गिनते और फिर बताते कि आज 13 तारीख है या 14 तारीख है।
تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بکری جو تھی وہ گھومتے پھرتے ان کے کمرے میں آ گئی اور مٹکی پر بیٹھ کر اس نے مینگنی کر دی، اور بکری کی جب مینگنی کی تو وہ تو ظاہر ہے کوئی 600-700 ہوں گی یا 300-400 تو ہوں گی۔ تو اتفاق سے اگلے دن ہی کچھ صاحب تاریخ پوچھنے آ گئے کہ حافظ جی تاریخ تو بتائیں۔ انہوں نے گڑے میں ہاتھ ڈالا تو وہ گنتے ہی رہے، آخرکار انہوں نے تھک کر ہاتھ باہر نکالا اور کہا کہ میاں آج چاند کی 132 تاریخ ہے۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ چاند کی 132 تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ اس نے کہا حافظ جی ہوش کرو، 132 بھی کوئی تاریخ ہوتی ہے؟ تو حافظ نے کہا میں کیا ہوش کروں، میں نے تو ابھی رعایت کی ہے، ورنہ گھڑے میں تو 300-400 تاریخیں اور بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ حالت ہے ان کی کہ 85% مقبولیت، 56% مقبولیت۔ ارے گدھے کے بچوں، پبلک میں نکل کر دیکھو تمہاری کتنی مقبولیت ہے۔ تم یہ تو پہلے بتاؤ کہ ایک سال میں تم نے سڑکوں پر آنے کی کوئی ایک بھی کامیاب کوشش کی؟ کامیاب چھوڑیں، ایسی کوشش کی جس کو ہم زیر بحث ہی لا سکے کہ ہاں جی فلاں جگہ پر فلاں شہر میں کراچی میں 5000 لوگ اکٹھے ہو گئے، لاہور میں 6000 لوگ اکٹھے ہو گئے، پنڈی میں 2500 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تم تو اتنے لوگ بھی اکٹھے نہیں کر سکے۔ سارے پاکستان میں ملا کر جو پچھلی تاریخ تھی یوم تشکر کی، سارے پاکستان سے ملا کر ان کی جو 13 شہروں کے علاوہ کچھ اور شہر تھے جہاں 5 6 3 4 2 لوگ نکلے، ساری اسٹرینتھ ملا کر سارے شہروں میں جتنے لوگ باہر نکلے وہ 2000 بھی نہیں بنتے۔ تو یہ پارٹی سڑکوں پر آئے گی، تو اس کا بھی پورا اسٹیمیٹ لگا لیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ڈھیل نہیں دینی اور اب وہ لوپ ہول بھی ٹھیک کرنے ہیں جو عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دے رہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔